जब ये स्कूल बॉय क्लास के अंदर आया तो बुली पहले से इसका इंतजार कर रहा था और बिना कुछ कहे बुली मुंह के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। खून फर्श पर गिरता है। लेकिन आज मुंह के साथ कुछ अलग ही सीन है। वो पीछे हटने की जगह एक पागल की तरह हंसने लगता है और सीधा बुली के ऊपर टूट पड़ता है और बस एक पंच और एक ब्रूटल हेडबट और वहीं बुली पूरे क्लास के सामने घुटनों पर आ जाता है। सब हैरान है। टीचर को भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो होपलेस लूजर जिसे सब चिढ़ाते थे आज अपने बुली के ऊपर खड़ा होकर ऐसे हंस रहा है जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसे हुआ क्या है। असलियत ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर बींग अब इस लड़के के शरीर के अंदर है और इसकी कहानी शुरू हुई थी लगभग 3 मिलियन साल पहले। तो 30 लाख साल पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे तब हमारे प्रोटोगोनिस्ट को हंटिंग का बहुत शौक था। लेकिन एक चीज उसे सबसे अलग बनाती थी कि वो कभी मरता ही नहीं था। वक्त गुजरता गया, उसके सारे साथी मरकर मिट्टी बन गए लेकिन उस पर वक्त का कोई असर नहीं हुआ और इस अनएंडिंग लाइफ में उसने सिर्फ एक काम किया, शिकार और लड़ाई। धीरे धीरे लड़ना उसका शौक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन गया और अपने शिकार को हराकर उसे चीर फाड़ देना उसके लिए सबसे बड़ा नशा था। लगभग 3 मिलियन साल तक लगातार लड़ने के बाद उसने इतनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल कर ली कि वो गॉड्स की कैटेगरी में शामिल हो गया और देखते ही देखते वो डिवाइन रेल्म का नंबर 1 रैंक्ड गॉड बन गया। वही मामूली इंसान अब पूरी धरती का मालिक था लेकिन गॉड बनना उसका कभी गोल ही नहीं था। अब हालात ये है कि वो बोर होने की वजह से पागल हो रहा है और बस यूं ही बैठे बैठे वो अपने पैर के अंगूठे से जमीन को हल्का सा दबाता है और इतने से ही पूरी दुनिया हिल जाती है। ये झटका डिवाइन रेल्म के बाकी गॉड्स को भी महसूस होता है। सेकंड रैंक्ड गॉड लूसीफर इस थरथराहट से काफी चिढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये हरकत सिर्फ मुंह ही कर सकता है। लेकिन वही मुंह अपने थ्रोन पर बैठा दुखी है। उसने हर उस शख्स को हरा दिया है जो उसे थोड़ा भी टक्कर दे सकता था। उसे याद तक नहीं कि उसने आखिरी बार कब ढंग से फाइट की थी, शायद 1000 साल पहले। और हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट मुंह इतना ज्यादा बोर हो चुका है कि उसे एक जीनियस आइडिया आया कि अगर कोई मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्यों ना मैं खुद को कमजोर कर लूं। वो डिसाइड करता है कि वो धरती पर किसी कमजोर इंसान की बॉडी में जाएगा ताकि उसे लड़ने का एक नया मौका मिल सके। वो अपने फैमिलियर योंगोंग को बुलाता है जो एक काफी बड़ा रेप्टाइल क्रिएचर है और उसका सेक्रेटरी भी। और जब योंगोंग को पता चलता है कि मुंह अर्थ पर जा रहा है तो वो पैनिक हो जाता है। वो तुरंत एक एब्सोल्यूट बाइंडिंग स्पेल कास्ट करके अपने मास्टर को जंजीरों में जकड़ लेता है। वो मुंह से एक्सप्लेनेशन मांगता है क्योंकि गॉड्स की मीटिंग आने वाली है और मुंह का वहाँ होना जरूरी है। लेकिन मुंह को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो उस बाइंडिंग स्पेल को बिल्कुल इग्नोर करता है और चलना शुरू कर देता है। अपने भारी भरकम सेक्रेटरी को ऐसे घसीटता है जैसे वो कोई खिलौना हो। योंग योंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। असल में योंग योंग सिर्फ ड्यूटी की वजह से नहीं रो रहा था बल्कि उसे अपनी जान का डर था। इस बेचारे रेप्टाइल को पता है कि जैसे उसका मास्टर गया बाकी सारे भगवान अपना सारा गुस्सा और पुरानी दुश्मनी इस पर ही निकालेंगे। उसे पक्का यकीन है कि वो सब इसे अपना पर्सनल पंचिंग बैग बना लेंगे। लेकिन मुंह ने अपना अब मन बना लिया है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे लड़ने से नहीं रोक सकती। वो बड़े आराम से अपनी जंजीरें तोड़ देता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अगर योंग योंग उससे लड़ने को तैयार है तो वो रुकने का सोच सकता है। लेकिन अपने ही मास्टर से पिटना तो मौत को दावत देना जैसा है। इसलिए डर के मारे योंग योंग चुपचाप मुंह को सेफ ट्रिप विश करता है। जिसके बाद अब रास्ता साफ था तो मुंह धरती पर किसी ऐसे बंदे को ढूंढने लगता है जिसके शरीर में वो जा सके। वो इंसानों के दिमाग की बातें सुनने लगता है और उनकी ख्वाहिशों को स्कैन करता है। तभी उसे एक ऐसे लड़के का ख्याल सुनाई देता है जो इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया मतलब इसिकाई में जाना चाहता है। ये सुनकर मुंह के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे ना सिर्फ एक परफेक्ट बॉडी मिल गई थी बल्कि वो उस लड़के की विश को भी पूरी कर सकता था। एक तीर से 2 निशाने। जिसके बाद मुंह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो अपनी असली बॉडी यहीं छोड़कर जा रहा है और अब से उसकी बॉडी का ध्यान रखना योंग योंग की जिम्मेदारी है। और ये सुनते ही योंग योंग पागल हो जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि अगर सोल बॉडी से बाहर निकल गई और बॉडी मर गई तो सोल भी खत्म हो जाएगी। पर मुंह तो जिद्दी है ही। वो सब बातों को साइड करके प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। एंड इसके बाद हम मिलते हैं 17 साल के ली हो से जो एक डरपोक सा लड़का है। वो अपनी असली जिंदगी से इतना परेशान है कि गेम्स में खुद को मेन कैरेक्टर समझकर खुश होता रहता है। लेकिन आज वो अपना आखिरी गेम खेल रहा है क्योंकि वो अपनी इस बोरिंग लाइफ को खत्म करके किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। जिसके बाद बिना किसी डर के वो बिल्डिंग से कूद जाता है। गिरते वक्त वो भगवान को गालियां देता है ताकि वो गुस्से में उसे दूसरी दुनिया भेज दें। जमीन से टकराते ही उसका शरीर बिखर जाता है। लेकिन मरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक भयंकर बीस्ट योंग योंग खड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक ही सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? और वहीं दूसरी तरफ मुंह ने ठीक गिरने से 1 सेकंड पहले ही ली हो की बॉडी को पोजेस कर लिया था। टकरार इतनी जोरदार थी कि शरीर का कचुम्बर निकल गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। आमतौर पर हम अपने दिल की धड़कन या ब्लड वेसल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पर मुंह ने 3 मिलियन साल सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की है, इसलिए वो अपने शरीर के एक एक हिस्से को
यहाँ तक कि ब्लड वेसल को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। वो अपने दिमाग से ही उस मरते हुए शरीर के दिल को रिपेयर करता है और खून बहना रोक देता है। सच तो ये है कि इतने सालों बाद इतना सारा खून निकलता देखकर मू को अलग ही मजा आ रहा था। उसे अपने फैसले पर गर्व होने लगता है। सबसे पहले वो लीहो के घर जाता है और घंटों तक उसकी यादों को चेक करता है। उसे पता चलता है कि लीहो का सिर्फ एक मेल फैमिली मेंबर है जो बहुत दूर रहता है, यानी लीहो यहाँ अकेला है। सीधी बात ये है, लीहो गरीब है, दुखी है और उसका काम है एक ऐसी जगह जाना जिसे स्कूल कहते हैं। इसके अलावा एक ऐसा बंदा भी है जो हमेशा लीहो को पीटने के बहाने ढूंढता रहता है। ये सुनकर मू अब और भी खुश हो जाता है क्योंकि उसका धरती पर आने का मकसद ही लड़ाई करना था। वो किसी को भी धोने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब वो ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था, उसे अपनी मसल मेमोरी में एक हल्की सी जलन और दर्द महसूस होता है। उसे समझ आता है कि ये वही दर्द है जो उसे कल हैंड स्टैंड करने की वजह से हो रहा था। आम इंसान के लिए ये दर्द काफी परेशानी भरा हो सकता है, पर मू सच में पागल है। वो इस दर्द को महसूस करके इतना खुश होता है जितना शायद पिछले हजारों सालों में नहीं हुआ था। और अगली सुबह जिस जगह लीहो गिरा था वहाँ पुलिस और अथॉरिटी आ जाती है और उसे रिस्ट्रिक्टेड क्राइम जोन बना देती है। इतना सारा खून देखकर वो परेशान है कि ये किसका हो सकता है। मू वहाँ से गुजरते वक्त ऑफिसर्स को देखता तो है, पर वो उन्हें इग्नोर करके सीधा अपने क्लास की तरफ निकल जाता है। क्लास पहुंचकर मू दरवाजा इतने जोर से खोलता है जैसे कोई जानवर हो, जिस वजह से दरवाजा वापस आकर उसी के मुंह पर लगता है। वहाँ वही पुराना बुली बैठा होता है जो लीहो की यादों में था। वो मू को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाता है। मू जैसे ही उस बुली का चेहरा देखता है उसे इतनी खुशी होती है मानो शिकार खुद चलकर उसके पास आ गया हो। वो एक पागल की तरह हंसने लगता है जिसे देखकर बुली थोड़ा चिढ़ जाता है। बुली अपना फोन साइड रखता है और बिना किसी वार्निंग के मुंह के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। मुंह के मुंह से खून निकलने लगता है, पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि मुंह के लड़ने के अपने उसूल हैं। उसके हिसाब से फाइट तभी शुरू होती है जब सामने वाले की लड़ने की इच्छा कंफर्म हो जाए, इसलिए वो पहले अटैक का इंतजार करता है। भले ही इस चक्कर में उसके फेस पर काफी चोट आ जाती है, लेकिन अब उसे लड़ने का ग्रीन लाइट मिल चुका है। मुंह बिना वक्त गवाए एक ऐसा खतरनाक ब्लो मारता है कि बुली का हुलिया बिगड़ जाता है। उसने अपने पंच में इतनी ताकत लगा दी कि उसकी अपनी मसल दर्द से फटने लगी। दर्द इतना ज्यादा था कि मुंह का चेहरा ऐसा बन गया जैसे उसने कुछ गंदा खा लिया हो। क्लास में ये सब देखकर टीचर चिल्लाने लगते हैं, पर बुली की ईगो हर्ट हो चुकी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो फिर से हमारे हीरो पर टूट पड़ता है। मुंह अलर्ट हो जाता है, पर उसे एहसास होता है कि लीहो की बॉडी अभी बहुत कमजोर है। वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि अर्थ पर मैजिक है ही नहीं। जब बुली फिर से पंच मारता है तो मुंह के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते। वो फैसला करता है कि अगर हाथ पैर और मैजिक काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने पत्थर जैसे सर का इस्तेमाल करेगा। वो बुली का पंच सीधा अपने स्कल पर लेता है। मुंह का सिर इतना सॉलिड था कि बुली को अपने हाथ की हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। और वहीं जब बुली दर्द से तड़प रहा होता है, मुंह मौका देखकर अपना सर सीधा उसके पेट के कमजोर हिस्से पर दे मारता है और इसके बाद वो एक काफी स्ट्रॉन्ग अपर कट मारता है जो बुली के सीधे चिन पर लगता है। इस आखिरी वार ने बुली के घुटने टिका दिए एंड क्लास के सारे बच्चे तुरंत अपने फोन निकालकर बुली की हालत रिकॉर्ड करने लगते हैं और साथ ही सबके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कल तक पिटने वाला लीहो आज इतनी आसानी से कैसे जीत गया। और जहाँ तक हमारे हीरो का सवाल है, वो तो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। उसे वो पुरानी फीलिंग याद आ रही है जब फाइट खत्म होती है और एक्साइटमेंट ठंडा पड़ता है। वो धीरे धीरे होने वाला दर्द और मुंह में खून का कड़वा स्वाद। सच तो ये है कि इसी फीलिंग के लिए तो वो तड़प रहा था। इस सेंसेशन से वो इतना ज्यादा हाइप्ड है कि वो नीचे बैठकर बुली का शुक्रिया अदा करने की सोचता है, लेकिन शुक्रिया कहने का उसका तरीका इतना खतरनाक है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपना मुंह खोलता है और बुली का कान अपने दांतों से काटकर जमीन पर थूक देता है और ये भयंकर नजारा देखकर पूरी क्लास की फट गई। लोग डर के मारे कांप रहे हैं कि कोई इतना आसानी से किसी का कान कैसे काट सकता है। असल में ये मुंह का अपना तरीका है उन लोगों पर निशाना लगाने का जो उसे एक अच्छी फाइट देते हैं। वो उन्हें अपना खिलौना समझता है, उसके लिए ये चीज इज्जत देने की बात है। पर धरती पर ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। पूरे स्कूल में अब सिर्फ मुंह की ही बातें हो रही हैं। लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, पर किसी को इस तरह से चीर फाड़ देना सबके लिए पहली बार था। खिड़की से सब बच्चे देखते हैं कि बुली को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा है। वो खुश है कि यहाँ घर तक आकर ट्रीटमेंट मिलने की सुविधा है। वो बड़े मजे में एम्बुलेंस को गुड बाय बोलता है, लेकिन मजे के बाद अब बारी थी सजा की। उसका गुस्से से भरा टीचर उसके पीछे खड़ा होता है और ऑफिस में ले जाकर टीचर उसे सुनाना शुरू करता है और गुस्से में मुंह को मारने के लिए हाथ उठाता है और मुंह तो चाहता है कि ये बंदा उसे मारे ताकि उसे थोड़ा और मजा आए, पर उसके चेहरे की वो पागलपन वाली स्माइल देखकर टीचर डर जाता है और पीछे हट जाता है। टीचर को लगता है कि इस मेंटल केस से बहस करना बेकार है, इसलिए वो मुंह को अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहता है और स्कूल से जल्दी निकलने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद बहुत देर तक मुंह सड़क पर घूमता रहता है। थोड़ा दुखी है क्योंकि उसे और ज्यादा लड़ने को नहीं मिला। हालांकि ये अच्छा हुआ कि
वो जल्दी निकल गया क्योंकि इस कमजोर शरीर को थोड़ा रेस्ट और रिकवरी चाहिए थी, और अगर वो मैजिक यूज कर पाता तो बात ही कुछ और होती। मैजिक यानी वो एनर्जी जिसे लोग काई या चक्रा भी कहते हैं, पर धरती पर माना का नामो निशान नहीं है, इसलिए यहाँ कोई मैजिक काम नहीं करता। वो मैजिक यूज करने की कोशिश भी करता है पर सब बेकार हो जाता है, और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वापस डिवाइन रेल्म में जाएगा और कल तब आएगा जब बॉडी पूरी तरह से हील हो जाए। जिसके बाद जब वो वापस गॉड सेंचुरी में पहुंचता है तो देखता है कि ली हो बेचारे योंग योंग का गला घोट रहा है। ली हो मुंह से कहता है कि वो इस ड्रैगन को अपने साथ दूसरी दुनिया ले जाना चाहता है ताकि वो शुरू से ही ज्यादा ताकतवर बन जाए, पर मुंह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो एक बड़ी सी जादुई हाथ बनाता है और ली हो को पकड़कर निकाल लेता है। वो बस इतना बोलता है कि वो ली हो को दूसरी दुनिया जरूर भेज देगा। जिसके थोड़ी देर बाद वो लूसीफर के महल में पहुंचता है जो सेकंड रैंक्ड गॉड है। मुंह बिना किसी परमिशन के अंदर घुस जाता है। लूसीफर को पहले से ही पता है कि मुंह यहाँ पर क्यों आया है, इसलिए वो बिना सुने ही मना कर देता है, पर मुंह तो मुंह है, वो साफ कर देता है कि उसने फैसला कर लिया है, इस लड़के ली हो को वो दूसरी दुनिया भेज कर ही रहेगा। मुंह बड़े आराम से लूसीफर से पोर्टल खोलने की रिक्वेस्ट करता है। लूसीफर जो मुंह से सख्त नफरत करता है, उसे मुंह का ये बॉसी बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके पास मुंह की बात मानने की कोई वजह भी नहीं थी, पर मुंह तुरंत लूसीफर को याद दिलाता है कि उन दोनों की ताकत में कितना बड़ा फर्क है, यही वजह काफी होनी चाहिए। मुंह उसे चैलेंज देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मार कर देख लो, फैसला अभी हो जाएगा। लूसीफर को पता था कि लड़ने का अंजाम बुरा होगा, इसलिए वो अपने गुस्से का घूंट पीकर गेट खोलने के लिए मान जाता है, लेकिन मुंह बीच में उसे रोक देता है और सब कुछ खुद हैंडल करने का फैसला करता है। लूसीफर उसे वार्न करता है कि किसी दूसरे गॉड के डोमेन में दखल देना रूल्स के खिलाफ है और इससे डिफेंसिव बैरियर क्रिएट हो जाएगा, पर मुंह तो मुंह है, वो बिना डरे अपने हाथों से उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसे देखकर लूसीफर की बोलती बंद हो जाती है। एंड बैरियर तोड़ने के बाद मुंह उस लड़के यानी मुंह लीहो को पोर्टल की तरफ जाने को कहता है। लीहो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे वो ड्रैगन चाहिए था जो उसने मांगा था। मुंह साफ मना कर देता है और कहता है कि योंग योंग उसका है, और लीहो को गुड लक बोलता है ताकि वो दूसरी दुनिया में अपना खुद का ड्रैगन ढूंढ सके। फिर वो लीहो को पोर्टल के पार फेंक देता है। मिशन पूरा होने के बाद मुंह वहाँ से निकल जाता है, पर लूसीफर अभी काफी गुस्से में है। असल में लूसीफर पहले एक प्लेनेट का डिमन किंग था। वो इतना पावरफुल और एरोगेंट था कि उसने गॉड को चैलेंज करके उन्हें मार दिया और खुद उनकी जगह ले ली। वो अपने आप को इनविंसिबल और सुप्रीम समझता था जब तक मुंह की एंट्री नहीं हुई थी, और इसीलिए लूसीफर मुंह से इतनी नफरत करता है। और वहीं बाहर जब मुंह और योंगोंग निकल रहे थे तब एक बड़ी और भयंकर आंख उन पर नजर रख रही थी। अब वापस आते हैं अर्थ पर उस बुली के पास जिसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल लूसीफर जैसा लग रहा है। एक लूजर से पिटने के बाद उसका दिमाग खराब है और वो बदला लेने के लिए बेचैन है। वो अपना आखिरी कार्ड खेलता है और कैंग केओल को याद करता है। कैंग एक तगड़ा बॉक्सर है जो कि मिडिल वेट चैंपियन रह चुका है। जिम में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के वक्त एक फोन बजता है जो उसके दोस्त कोल का है, एंड कोल को 2 साल की बॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। ग्वेक अपना टूटा हुआ फोन उठाता है और कॉल करने वाला वही बुली है। बुली उसे नया फोन देने का लालच देता है, पर बदले में उसे एक काम करना होगा। ये सुनकर ग्वेक तुरंत मान जाता है। जिसके बाद अगली सुबह बुली क्लास में एंटर करता है और उसका नाक, कान और हाथ सब बैंडेजेस से लिपटे हुए हैं। इतनी इंसल्ट होने के बाद उसके लिए क्लास में सर उठाकर चलना भी मुश्किल हो चुका है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था सबकी नजरें अभी बुली के ऊपर ही हैं। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि दूसरों को परेशान करने वाले का क्या हालत हो गया है। कल तक जो बच्चे उससे डरते थे आज वही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड इतनी इंसल्ट सुनने के बाद बुली का दिमाग खराब हो चुका है। वो गुस्से में अपना बैग फेंकता है और इन बच्चों को खुलेआम चैलेंज करता है, और ये सुनकर ज्यादातर बच्चे तो डर गए, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट अपनी सीट से खड़ी होती है और उसे साफ साफ बोलती है अपना मुंह बंद करो और चुपचाप बैठो वरना क्लास से बाहर निकल जाओ। बट बुली को ये चीज हजम नहीं हो रहा है कि कल तक वो क्लास का डॉन था और आज कोई भी उसे सुनाकर चला जा रहा है। गुस्से में वो एक कुर्सी उठाता है और चिल्लाने लगता है। तभी एक मस्कुलर बॉक्सर लड़का जिसका नाम है ग्वेक क्लास में एंटर करता है, और उसे देखकर बुली लड़के की मानो फट चुकी है और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर दुबक कर बैठ गया। एंड टीचर क्लास प्रेसिडेंट से कहते हैं कि लीहो कल से फोन नहीं उठा रहा, इसलिए तुम उसके घर जाकर चेक करो। बदले में टीचर उसे एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर देने का वादा करते हैं, और बेचारी लड़की को ना चाहते हुए भी लीहो के घर जाना पड़ता है। एंड जब वो वहाँ पहुंची और दरवाजा खोला तो नजारा काफी भयंकर था। हर तरफ कॉकरोच घूम रहे थे और लीहो जमीन पर पड़ा है, उसकी आंखें उबल चुकी हैं। लड़की को लग रहा है कि ये एक लाश है, और ये देखकर वो पूरी तरह से डर चुकी है। जिसके बाद लीहो की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और ठीक उसी वक्त मुंह वापस उसकी बॉडी में एंटर करता है। एंड जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है। मुंह को इंजेक्शन या फिर आईवी का कोई आइडिया नहीं है, तो वो थोड़ा हैरान होता है कि ये नसों में क्या जा रहा है, पर जल्द ही उसे समझ आता है कि ये कोई न्यूट्रिएंट है जो उसकी रिकवरी तेज कर रहा है। वो सोचता है कि भले ही धरती पर मैजिक नहीं है, पर ये चीज भी काफी कमाल की है। मुंह को अकेले में हंसता देखकर क्लास
क्लास प्रेसिडेंट थोड़ा डर जाती है। वो उसे बताती है कि टीचर ने उसे यहाँ भेजा था और अब वो जा रही है, पर मुंह के दिमाग में दुनिया भर के सवाल हैं। वो उसे रुकने को कहता है ताकि वो अपने सारे क्वेश्चंस उससे पूछ सके। लड़की थोड़ी देर के लिए रुकती है क्योंकि उसे ट्यूशन भी जाना था। जिसके बाद मुंह ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी बॉडी ट्रेन कर सकूं। क्लास प्रेसिडेंट ये अजीब सवाल सुनकर पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और इसे ट्रेनिंग की पड़ी है, और सिंस मुंह के पास जरा भी पैसे नहीं है इसलिए वो उसे किसी महंगे जिम के जगह पब्लिक पार्क में ले आई। एंड कुछ पुलअप्स करने के बाद मुंह को काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और भले ही वो एक आम सा पार्क है जहाँ बेसिक ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, पर मुंह को ये सब 4000 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। पुराने जमाने में उसकी ट्रेनिंग का मतलब था बड़े बड़े पत्थर घुमाना, पहाड़ों पर चढ़ना और गड्ढे खोदना। वो सब बिल्कुल पुराने तरीके थे, पर इस मॉडर्न इक्विपमेंट को देखकर वो ये मानने को मजबूर हो गया कि धरती के लोग जितना उसने सोचा था उससे कई ज्यादा बेटर हैं। तभी अचानक कहीं से एक छोटा सा पत्थर आकर उसे लगा एंड पता चला कि वो बुली लड़का यहाँ आ गया और उसने अपने साथ ग्वेग को भी लाया है, वही बॉक्सर दोस्त जिसे उसने हायर किया था। और अभी बुली लड़का पसीने से लथपथ है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे उसे कई दिनों से टट्टी नहीं हो रही है, और वो पूरे इलाके में मुंह को ही ढूंढ रहा था। और आखिरकार वो उसे पार्क में मिल गया और वहीं मुंह जमीन से उस पत्थर को उठाता है और सोचता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर पत्थर फेंका। एंड बुली अपनी बेवकूफी में तुरंत मान जाता है कि ये उसने ही किया है। वो मुंह को धमकी देते हुए चौड़ में कहता है कि उसके दिन अब गिने चुने ही हैं, क्योंकि उसका ये भाई अकेले ही सारे थर्ड ईयर के लड़कों को धो चुका है। पर इससे पहले कि बुली लड़का अपनी बकवास पूरी करता, मुंह उसे एक ऐसा खतरनाक पंच मारता है कि वो सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। देखो, मुंह के हिसाब से वो पत्थर एक पहला वार था जो फाइट शुरू करने के लिए काफी बड़ा बहाना था। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गॉड्स के वर्ल्ड में, जहाँ सारे भगवान एक बड़ी राउंड टेबल पर अपनी रेगुलर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मुंह की जगह वहाँ योंगोंग बैठा हुआ है और यहाँ वो अपने मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाथ में एक लिखा हुआ स्पीच लेकर योंग योंग मीटिंग शुरू करता है ताकि अपने गॉड का मैसेज सबको दे सके। अभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब एकदम गुस्से से लाल पीला लूसीफर बीच में चिल्लाता है और पूछता है कि योंग योंग, यहाँ बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। बेचारा ड्रैगन डर के मारे कांपने लगा। वो पैनिक में लूसीफर को समझाता है कि वो यहाँ सिर्फ एक मैसेज देने आया है और मैसेज देते ही तुरंत चला जाएगा। एंड थोड़ा संभल कर योंग योंग ने मैसेज पढ़ना शुरू किया। मैसेज बहुत सिंपल था। उसमें लिखा था, मुंह अपने से किसी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना चाहता है, इसलिए अगर ऐसा कोई दिखे तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। एंड बस मैसेज खत्म। ये सुनकर लूसीफर का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में टेबल पर इतने जोर से हाथ मारता है कि टेबल पर क्रैक आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है ये मीटिंग पहले ही उसका टाइम वेस्ट करती है और अब मुंह खुद यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लूसीफर बाकी गॉड से पूछता है कि क्या तुम सबको मुंह के इस इररिस्पांसिबल बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं है। पूरे कमरे में शांति छा जाता है, जिससे साफ पता चल रहा है कि मुंह के इन सारे हरकतों से सबको प्रॉब्लम है, पर ये सारे गॉड उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। एंड तभी ब्लू बालों वाली एक गॉडेस जो थर्ड रैंक डिवाइन आर्चरर हैं और इनका नाम है शोशो, वो बोलती हैं और सबको याद दिलाती हैं कि ये मीटिंग दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए होती है और अगर कोई ऐसी गड़बड़ी आए जिसे अर्थ के गॉड हैंडल न कर पाए तो सबको मिलकर उसे ठीक करना होता है। पर मुंह का इस तरह मीटिंग में ना आना सच में काफी डिसअपॉइंटिंग और डिसरिस्पेक्टफुल है। वहीं लूसीफर जो पहले से ही गुस्से में चलता फिरता एक बॉम्ब बन चुका है, फिर से फट पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है असली दिक्कत ये है कि मुंह के लिए इस दुनिया को चलाना एक गेम जैसा है। वो वार्न करता है कि जिस तरह मुंह अपनी मर्जी से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है उससे एक दिन पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और तो और मुंह जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाता है वो बात को और बिगाड़ देता है। एंड लूसीफर का गुस्सा तब सबसे ज्यादा हो गया जब उसे 1000 पहले प्लेनेट साइक्लॉप्स पर हुआ डिजास्टर याद आता है। उस तबाही के बारे में सोचकर ही उसका खून खौलने लगता है। और वहीं पास में बैठा क्लिप्लॉप्स का गॉड जो 8th रैंक्ड गॉड है डर के मारे हाँ में हाँ मिलाने लगता है। असल में हुआ ये था कि शोंगथ नाम का एक भयंकर क्रिएचर ने उस प्लेनेट पर अटैक किया था। उस वक्त मुंह ने अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से उस मॉन्स्टर को खत्म तो कर दिया, पर अपनी जल्दबाजी और गलती के चक्कर में उसने प्लेनेट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लूसीफर का मानना है कि अगर सारे गॉड्स मिलकर काम करते तो इतना नुकसान नहीं होता, पर मुंह ने सब कुछ अकेले करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर दिया, जिस वजह से मॉन्स्टर ने मरने से पहले प्लेनेट के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था। और लूसीफर अब इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो खुलेआम कहता है कि मुंह अब गॉड के टाइटल के लायक नहीं बचा है। और ये सुनकर योंग योंग पूरी तरह से डर चुका है। बेचारा ड्रैगन अभी सिर्फ देख सकता है कि कैसे बाकी सारे गॉड्स के दिल में मुंह के लिए नफरत भरी हुई है, और अभी वो दिमाग में बस यही दुआ कर रहा है कि उसका मास्टर जल्द से जल्द वापस आए और यहाँ सब कुछ ठीक करे। एंड वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर बुली उस पंच के बाद जमीन पर ढेर पड़ा है। वो गुस्से में पागल हो रहा है कि इस लीहो ने उसके बॉक्सर भाई के सामने उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एंड अब जिसके बाद ग्वेग बोलता है और उसे समझ आ जाता है कि इस लड़के में ना सिर्फ हिम्मत है बल्कि इसे पंच भी
भी मारना आता है एंड वो मुंह से पूछता है क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, लेकिन जाहिर है कि मुंह को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और उसने सीधा बोला कि मैं बस लड़ता हूँ। एंड मुंह का ये जवाब सुनकर ग्वेग को बहुत जोर से हंसी आई पर उसके मन में क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। वो मुंह को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और पहले अटैक वही करता है एंड रिजल्ट वही था जो सबको पता था। मुंह के नाक से खून निकलता है और वो पीछे जा गिरता है। लेकिन इस चीज से ग्वेग बिल्कुल खुश नहीं है बल्कि वो हैरान है क्योंकि उसे पता है कि मुंह ने उसके पंच को आते हुए देखा था और उसने इस पंच से बचने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मुंह का एक रूल है कि वो कभी भी पहले वार से बचता नहीं है। और अब इस पंच के बाद हर एक चीज क्लियर है और हमारा हीरो बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड ग्वेग के मूव्स को देखकर मुंह एक बॉक्सर का स्टांस कॉपी करता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और पूरी जान से एक पंच मारता है जिसे ग्वेग काफी आसानी से डॉज कर लेता है, पर पंच इतना तेज था कि हवा के प्रेशर से ही वो पीछे हो गया। और अब इस बॉक्सर को समझ आ रहा है कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है और इसके पंच की पावर सच में बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन वहीं मुंह एक अलग ही नशे में है एंड पहली बार एक प्रॉपर बॉक्सिंग पंच मारने की वजह से वो काफी खुश है। एंड इम्पैक्ट के वक्त उसने जानबूझकर अपनी मसल्स को टाइट कर लिया था। भले ही उसका हाथ अब दर्द से फट रहा है पर फिर भी उसे काफी खुशी हो रही है एंड उसे ऐसी ताकत का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि डिवाइन रेल्म के कमजोर लोग उसके छूने से ही टूट जाते थे। पर अगर उसे आगे और लड़ना है तो इस बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक टेम्परेरी जुगाड़ निकालता है और अपने हाथों पर पुराने जमाने के ग्रीक बॉक्सिंग स्ट्रैप्स बांध लेता है। और वहीं बुली अपने बॉक्सर भाई को पीछे हटते देखकर पागल हो रहा है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि एक मामूली लड़के के सामने तुम इतना स्ट्रगल कैसे कर सकते हो। प्रेशर में आकर ग्वेग फिर से आगे बढ़ता है और पंच मारता है पर मुंह बड़े आराम से उसे ब्लॉक कर देता है। ग्वेग गुस्से में अपना दांत पीस रहा है। इस चीज की वजह से ग्वेग अब पहले से और ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो अपना सब कुछ लगा रहा है पर ये बंदा ऐसे खड़ा है जैसे उसके पंचेज काफी कमजोर हैं। मुंह उसके हर एक मूव को एनालाइज कर रहा है। वो नोटिस करता है कि ग्वेग के पंच फास्ट तो हैं पर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। सिर्फ उसकी मसल की मूवमेंट देखकर मुंह समझ जाता है कि पंच कहाँ आने वाला है। आखिर में मुंह एक काफी अच्छा स्टेप पीछे लेता है और अटैक को डॉज करता है। ग्वेग फिर से पंच मारता है पर मुंह इससे भी डॉज कर देता है। मुंह को ये देखकर काफी मजा आ रहा है कि दर्द के मारे ग्वेग का चेहरा पूरी तरह से अजीब हो चुका है। एंड एक और सॉलिड ब्लो के साथ मुंह ग्वेग को वहीं बेहोश कर देता है और अब सिर्फ बुली लड़का बचा हुआ है जो मुंह की खतरनाक नजरों के सामने डर के मारे एकदम फ्रीज हो चुका है। और वहीं मुंह इस खेल को खत्म करने के लिए पूरे जोश में है और बुली लड़के को कांपते हुए देखकर मुंह समझ जाता है कि इस लड़के की लड़ने की इच्छा अब खत्म हो चुकी है। इसलिए वो सीधा उससे पूछता है कि क्या तुम आगे और लड़ना चाहते हो। पर इससे पहले कि बुली लड़का कोई जवाब दे पाता मुंह उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। एंड इसके बाद मानो पंचेस के तूफान आ चुका है और मुंह लगातार इस बुली लड़के को पंच कर रहा है और साथ ही मुंह उसे हार मानने का एक सेकंड का मौका भी नहीं दे रहा है। एक के बाद एक पंच लगते हैं और आखिर में बुली लड़के की हालत खराब हो चुकी है। एंड खेल खत्म करने के लिए मुंह एक आखिरी पंच मारता है और बुली को हमेशा के लिए सुला देता है। एंड इतना पंच मारने के बाद जब मुंह को तसल्ली हो गई कि दोनों भाइयों में अब जान नहीं बची तो वो वहाँ से निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने ग्वेग के कान में काटा। एंड इसके थोड़ी देर बाद अपने अपार्टमेंट वापस आकर मुंह आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा है। एंड उसका मानना है कि लड़ने में मजा तो आ रहा है पर ये कमजोर बॉडी उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बस कुछ सिंपल पंच मारने से ही उसकी मसल फट जाएगी। भले ही मसल का फटना ताकतवर बनने के लिए जरूरी है पर इस चक्कर में उसकी फाइट्स बार बार रुक जाती हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो वापस डिवाइन रेल्म जाएगा और वो योंगोंग से रिकवरी मैजिक ऑप्स लेगा। लेकिन जब वो सेंचुरी वापस जाने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जा रहा है और अभी वो अपनी पूरी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है पर फिर भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। मुंह हैरान है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एंड इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले के डिवाइन रेल्म में जाना पड़ेगा, यानी लूसीफर के डोमेन एल्मर में। ये तब का वक्त था जब मुंह ने लीहो को फोर्सफुली लूसीफर की दुनिया में फेंका था। जाने से पहले मुंह ने योंगयोंग को एक रिकवरी मैजिक ऑप का जुगाड़ करने को कहा था। ये ऑप्स ऐसी मैजिकल आइटम है जो उन प्लैनेट्स पर मिलती है जहाँ माना बहुत ज्यादा होता है, जैसे एल्मर। वहाँ लोग इसे छोटे मोटे चोट ठीक करने के लिए यूज करते हैं पर अर्थ पर माना ना के बराबर है। इसलिए ये ऑप्स यहाँ सिर्फ किसी भगवान के आशीर्वाद से ही मिल सकती है। इसी वजह से ये धरती पर बहुत रेयर है और इतिहास में जिन कुछ इंसानों के पास ये थी बाकी दुनिया उन्हें भगवान मानती थी। योंगयोंग वादा करता है कि वो अपने मास्टर के लिए ये ऑप्स तैयार रखेगा पर वो पूछता है कि अगर मास्टर चले गए तो रेगुलर मीटिंग्स में कौन जाएगा। जवाब में मुंह अपनी पैंट से वही स्पीच का कागज निकाल कर ड्रैगन को थमा देता है और निकल जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ लूसीफर अपनी जाइंट आई से सब कुछ देख रहा है। एंड प्रेजेंट में लूसीफर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मुंह की असली बॉडी अभी एकदम खाली है क्योंकि मुंह मीटिंग में नहीं आया। इसका मतलब वो लंबे वक्त तक बाहर रहने वाला है और लूसीफर के लिए ये एक काफी अच्छा मौका है जो हजारों साल में एक बार मिलता है। जिसके बाद बिना वक्त गवाए लूसीफर ने
अपने मैजिक से पर्पल रॉड समन किया और उन्हें नीचे गिरा दिया। योंग आराम से इस अटैक को डॉज कर लेता है और लूसीफर से गुस्से में पूछता है ये क्या बदतमीजी है। एंड उसने साफ पूछा कि क्या ये अर्थ गॉड के खिलाफ वॉर का ऐलान है, जिसका लूसीफर ने हवा में उड़ते हुए जवाब दिया कि वो अर्थ गॉड को उसकी गद्दी से हटा कर रहेगा और वो इस वॉर को हर हालत में जीतेगा। और इस ऐलान के बाद योंग के भी पीछे नहीं हटा और उसने अपना मुंह खोला और एक खतरनाक फायर बीम लूसीफर के तरफ शूट कर दिया। पर ये अटैक लूसीफर के लिए काफी वीक है एंड लूसीफर ने इसे काफी आसानी से डॉज कर दिया। और ये अटैक जहाँ गिरा वहाँ एक काफी भयंकर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि थर्ड रैंक गॉडेस शोशो को अपनी सेल्फ डिफेंस ऑरा एक्टिवेट करनी पड़ी ताकि वो बाकी सारे गॉड्स को तबाही से बचा सके। और इस भयंकर अटैक के बाद योंग बैटल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला करता है, जिसके लिए उसने अपनी पोलोमॉर्फ रियलिटी एबिलिटी को एक्टिवेट किया और उसकी बॉडी एकदम जाइंट साइज की हो चुकी है एंड उसके सामने लूसीफर एक छोटे से मच्छर जैसा लग रहा है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं साइज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, असली चीज स्टेमिना होती है। और ये चीज शॉकिंग नहीं है कि इतना बड़ा होने के बाद भी योंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। थर्ड रैंक गॉडेस शोशो पहले ही थकी हुई लग रही है और वो इस बैटल में फंसना बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकलने लगी। पर लूसीफर ने उसे तुरंत रोक लिया। वो जाने से पहले सोसो से साफ साफ पूछता है कि तुम किसके तरफ हो, मुंह के साथ या मेरे खिलाफ। पर सोसो किसी का भी साथ नहीं देना चाहती, इसलिए वो न्यूट्रल रहने का फैसला करती है। लूसीफर को फर्क नहीं पड़ता कि वो न्यूट्रल रहे, बस वो उसके रास्ते में ना आए। फिर वो बाकी गॉड्स की तरफ मुड़ता है और कहता है अगर किसी को भी मेरे इस प्लान से कोई दिक्कत है तो आगे आए और मैं अकेले सबको देखने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर योंग ने गुस्से में कहा लूसीफर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मास्टर मुंह को हरा दोगे। और ये सुनकर लूसीफर हंसने लगा और उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि मुंह उस कमजोर इंसान की बॉडी में मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। और ये सब सुनकर अब योंग का दिमाग खराब हो चुका है और उसे समझ आ रहा है कि हर एक चीज लूसीफर ने शुरू से ही प्लान किया था। और लूसीफर उसे ताने मारता है कि अपनी ताकत के घमंड में रहना और सतर्क न रहना ही मुंह की तबाही का कारण बनेगा। और योंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो तुरंत अपनी जाइंट पंच से अटैक करता है पर लूसीफर अपनी तलवार से उस पंच को ऐसे काट देता है जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। और इस अटैक की वजह से बेचारा ड्रैगन बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और लूसीफर ने उसे वो नहीं किया कि जब तक योंग जिंदा है वो अर्थ तक पहुंच सकता है और वहां जाकर मैं कमजोर मुंह को खत्म कर दूंगा। और भले ही योंग अभी डरा हुआ है बट फिर भी उसने जोर से हंसते हुए लूसीफर का मजाक उड़ाया और कहा तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ ग्वेक पर, जो हॉस्पिटल से इलाज करा कर बाहर आया है और जिम में उसका सीनियर उसे गुस्से में गालियां दे रहा है क्योंकि सीनियर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कंपटीशन के ठीक पहले ग्वेक जख्मी हो गया और अब बोल रहा है कि वो कंपटीशन में लड़ नहीं पाएगा। ग्वेक के पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर उसकी माफी से सीनियर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। सीनियर उसे बोलता है जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होता तब तक तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये कहकर सीनियर ने ग्वेक को यहाँ से भगा दिया। एंड ये सारी बुरी बातें सुनकर ग्वेक अभी बाहर निकल ही रहा था कि एग्जिट पर उसे कैंग मिल गया। कैंग अपने दोस्त को इस तरह पिटता हुआ देखकर हैरान है और उसने ग्वेक के टूटे हुए हाथ के बारे में पूछा, जिसके बाद ग्वेक ने दिमाग लगाया और ग्वेक को लग रहा है कि सिंस कैंग उसके जिम का सबसे बेस्ट बॉक्सर है शायद वो मुंह को हरा पाएगा। जिसके बाद उसने शर्म के मारे अपना सर झुकाया और एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरे दोस्त को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो मैं उसे बचाने गया था पर उन गुंडों ने मिलकर मुझ अकेले को ऐसे धो डाला। और अभी हम सबको पता है कि ग्वेक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे कई लड़कों ने नहीं बल्कि अकेले मुंह ने मारा है। उसने रोते हुए कहा कि उन सारे लड़कों की वजह से ही मेरा हाथ और कान इस हालत में पहुंचा है। और ग्वेक ये सारी झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि कैंग गुस्से में आ जाए और उसके लिए बदला ले। पर ग्वेक ने जितना सोचा था कैंग उतना बेवकूफ नहीं है और उसने कहा कि काश तुम कंपटीशन से पहले थोड़ा ध्यान देते और बाहर लड़ने के बजाय जिम में एक एक्स्ट्रा सेशन कर लेते। एंड ग्वेक ने ऐसा कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा चिढ़ गया कि कैंग उसकी मदद करने का सोच तक नहीं रहा है। पर तभी कैंग अपने गुस्से वाले चेहरे के साथ वहीं रुक गया और पूछा मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। और वहीं दूसरी तरफ मुंह बार बार टेलीपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है पर हर बार फेल हो जा रहा है। एंड ये सच में बहुत अजीब बात थी। उसके वापस ना जा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है जब उसकी असली बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो। पर मुंह को पूरा यकीन था कि उसकी बॉडी की हिफाजत के लिए वहाँ योंग खड़ा है, तो फिर ये गड़बड़ कैसे हुई। और अगर योंग ने मेरी बॉडी को नुकसान नहीं भी पहुंचाया तो ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मेरी असली बॉडी को हार्म कर सकती हैं। लेकिन तभी उसे एकदम झटका लगा और एक बड़ा ख्याल उसके दिमाग में आया। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे गॉड्स ने आपस में हाथ मिला लिया है और सब मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं। और ये चीज मन में आते ही उसे बहुत तेज गुस्सा आया। सारे के सारे तभी मुझे चैलेंज करने आए जब मैं इस कमजोर शरीर में फंसा हुआ हूँ और अभी मुंह उन सबसे लड़ने के लिए बेताब है। पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस हालत में वो वहाँ कैसे पहुँचे। और ये सोच सोचकर मुंह पूरी तरह से गुस्से में है और वो गुस्से में लगातार अपने पिलो को मार रहा है और अभी मुंह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है और उसे
पूरा यकीन है कि चाहे सारे गॉड्स एक साथ अटैक क्यों न करें, योंग योंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर भी मू यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अभी के लिए वो वही करेगा जो उसके हाथ में है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और मू उसी पार्क में आया है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। और आज उसका मेन गोल अपने आर्म के अलावा बाकी मसल्स को मजबूत बनाना है। और भले ही ये सारे मसल्स दर्द के मारे चीख रहे हैं, पर मू को इस जलन में अलग ही मजा आ रहा है। वो जितना खुद को पुश कर रहा है उसे उतना ही सुकून मिल रहा है। पार्क में उसकी पागलपन वाली हंसी गूंज रही है, जिसे देखकर वहाँ घूमने वाले बाकी लोग डर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि ये अजीब नमूना दर्द में इतना खुश क्यों हो रहा है। इस खतरनाक ट्रेनिंग सेशन के बाद आखिरकार उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर गया। और तभी उसे वहाँ क्लास प्रेसिडेंट दिखाई दी, जो उसे इस हालत में देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। और उसने थोड़े गुस्से में उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। जिसके बाद दोनों एक जगह बैठे एंड मू ने खुद बात करते हुए उसे पूछा कि मेरे लिए स्कूल जाना इतना क्यों जरूरी है, और वैसे भी स्कूल कोई बॉडी ट्रेनिंग की जगह तो है नहीं। और ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट ने उसे पूछा कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जिसका मू ने जवाब दिया कि मैं बस और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और यही एक असली वजह है जिसके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट ने एक फिर से बड़ा सवाल पूछा, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। मू ने समझाया कि मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अच्छे से लड़ सकूं, क्योंकि अभी मेरी बॉडी एकदम वीक और अनट्रेन्ड है एंड बस एक दो फाइट में ही मेरे हाथ पैर की हालत खराब हो गई। और जिम में प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके मैं अपनी इंड्योरेंस बढ़ाना चाहता हूँ, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं लंबे वक्त तक लड़ पाऊंगा, शायद एक से ज्यादा बार या दो से भी ज्यादा बार, और मेरी बॉडी भी बहुत तेज मूव करने लगेगी। एंड मू को लगातार बिना रुके ट्रेनिंग और लड़ाई की बातें करते हुए देखकर क्लास प्रेसिडेंट का दिमाग घूम चुका है और उसे अभी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मू घंटों से लगातार बोले जा रहा है और क्लास प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा कि इस पागल को स्कूल आने के लिए कैसे मनाएं। तभी उसके दिमाग में एक धांसू आइडिया आया और उसने पूछा कि जब लड़ने के लिए कोई है ही नहीं तो तुम अकेले ट्रेनिंग करके क्या उखाड़ लोगे। एंड क्लास प्रेसिडेंट ने उसे याद दिलाया कि पार्क में तुम अकेले वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हें चैलेंज करने के लिए आसपास कोई नहीं है, तो अगर तुम्हें किसी से लड़ना है तो तुम्हें उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना पसंद करें, और तभी शायद तुम्हें कोई ढंग का अपोनेंट भी मिल पाएगा। एंड यहाँ से जाने से पहले क्लास प्रेसिडेंट ने मुंह से स्ट्रिक्ट होकर कहा कि कल से चुपचाप रोज स्कूल आना शुरू कर दो और ऐसे बकबक करके मेरी खोपड़ी खाना भी बंद करो। और जैसे ही क्लास प्रेसिडेंट यहाँ से गई, मुंह को उसकी बातों में थोड़ा लॉजिक दिख रहा है और उसका मानना है कि उसकी बात तो सही है, जिन लड़कों को मैंने धोया वो शायद दोबारा मेरे सामने नहीं आएंगे, तो नए और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मुझे खुद ही ढूंढना होगा। और बॉडी रिकवर होने तक स्कूल जाकर किसी न किसी शिकार को ढूंढना कोई बुरा आइडिया नहीं है। और अभी मुंह ये सब सोच ही रहा था कि कल स्कूल जाना है या नहीं, कि तभी पीछे से एक सातिर बंदा दबे पांव आता है और उसका नाम पुकारता है। और मुंह ने उसकी आवाज की टोन सुनकर सुकून की सांस ली। चलो अब उसे अपना एक टारगेट मिल चुका है। और जैसे ही एक पंच उसकी तरफ हवा में आया, मुंह एक बड़ी सी स्माइल के साथ पीछे मुड़ा और ये पंच वो अपने चेहरे पर झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड ये फाइट शुरू होने से पहले चलो इस नए बंदे का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये है कैंग क्यूएल, 15 साल का बॉक्सर जो बॉक्सिंग की दुनिया में धीरे धीरे अपना नाम बना रहा है। जब इसने बॉक्सिंग शुरू की थी तब इसकी बहन के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था। वो आदमी उसकी बहन के पीछे पागल हो चुका था और उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखता था। एक दिन वो स्टॉकर अपनी हद पार कर देता है और उसकी बहन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कैंग क्यूएल ने एक जोरदार पंच मार दिया। लेकिन अफसोस ये चीज उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। कैंग क्यूएल के इस वायलेंट अटैक की वजह से कानून ने उस स्टॉकर को कोई सजा नहीं दी। इसके बाद हालत और खराब हो जाती है। स्टॉकर का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने सीधा मर्डर करने की कोशिश की और इस बार भी कैंग क्यूएल ने अपनी बहन को बचा तो लिया, पर इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। स्टॉकर ने उसकी बहन के पैर पर एक काफी गहरा घाव कर दिया, जिससे उसकी बहन का बैलेट में डांस करने का सपना ही रह गया। और इन सब चीजों की वजह से गुस्से में कैंग क्यूएल का कानून से भरोसा उठ गया और वो सिर्फ खुद पर यकीन करने लगा। और उस दिन के बाद से वो एक तरह से जस्टिस का अवतार बन गया, जो रात के अंधेरे में कानून के दुश्मनों को सजा देता है। और अब हमारे हीरो के सामने खड़े होकर कैंग क्यूएल नोटिस करता है कि उसके एक लाइट पंच और गार्ड स्टांस पर मुंह ने तुरंत रिएक्ट किया और उसे समझ आ गया कि मुंह से टेस्ट कर रहा है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि क्यूएल खुद अब मुंह से लड़ रहा था, जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि अगला अपोनेंट शायद ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैंग एकदम सीरियस होकर मुंह से पूछता है कि लोगों को पीटने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई असली वजह है या फिर तुम एक गुंडे बनना चाहते हो? वहीं मुंह, जो एक असली चैलेंज के लिए तड़प रहा था, साफ कहता है मुझे इस फालतू की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड उसका ये घमंड देखकर क्यूएल को गुस्सा आ गया और उसने उसके तरफ तेजी से अटैक किया, पर मुंह क्यूएल के हर एक अटैक को बिना किसी मेहनत के एकदम परफेक्टली डॉज कर रहा है, जिसे देखकर खुद को बेस्ट बॉक्सर समझने वाला कैंग भी पूरी तरह से शॉक्ड है। एंड मुंह के डिफेंस को तोड़ने के लिए क्यूएल एक सातिर दिमाग लगाता है। वो मुंह की राइट साइड के विजन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है एंड इस मूव के साथ वो आखिरकार मुंह को एक पंच मारने में सक्सेसफुल होता है, पर
मू ने इस अटैक को अपने एल्बो से रोक लिया, जिसके बाद केवल ने एक गंदी स्माइल के साथ उसे चैलेंज किया और वो देखना चाहता है कि मू उसके अटैक को आखिर कब तक ब्लॉक कर सकता है। और अब केवल दूसरी तरफ से पंच मार रहा है और ये सिलसिला लगातार चलता रहा और मू उसके सारे अटैक को अपने एल्बो से ब्लॉक करता रहा। एंड इस बैटल में मू नोटिस करता है कि केवल का दिमाग बहुत तेज है और वो जानबूझकर मू की उन्हीं जगहों पर अटैक कर रहा है जहाँ पहले से उसे चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मू के हाथ नीले पड़ चुके हैं। और आखिरकार क्वेल एक सॉलिड पंच मू के पेट के साइड में जड़ देता है, जिससे एक पल के लिए मू की सांस रुक गई। फिर क्वेल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब अपने हाथों से ब्लॉक करना बंद करो, और वो बिना रुके मू को एक सबक सिखाने के लिए लगातार अटैक करने लगा। लेकिन बेचारा क्वेल ये नहीं जानता कि हमारे हीरो को तो दर्द में मजा आता है। पंचेस खाने के बाद जब मू की बॉडी कांप रही थी, तब भी उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है। मू का ये भयानक रिएक्शन देखकर क्वेल थोड़ा डर गया, लेकिन वहीं मू को ये समझ आ रहा है कि अभी इस बॉडी में जितनी ताकत है उससे वो इस अपोनेंट को सीधा तो नहीं हरा सकता, पर वो इस लेवल के फाइटर के साथ लड़ने का मौका भी नहीं गंवाना चाहता। इसलिए उसने खुद को समझाया कि बस इस बार मार खाने के मजे में नहीं खोना है, बल्कि शांत रहना है। और ये चिमन में आते ही उसे एक डीमन के साथ अपनी पुरानी फाइट याद आती है, जब वो लड़ाई के नशे में अपना हाथ ही खोने वाला था। उस वक्त उसने हंसना बंद किया था और अपने दुश्मन को एकदम शांत होकर उसने ऑब्जर्व किया था। और अब मू एक नए डिटर्मिनेशन के साथ शांत होकर खड़ा है। जिसके बाद जब क्वेल अटैक करता है, इस अटैक को मू ने डॉज कर दिया, जिससे क्वेल का पंच सीधा पीछे की दीवार पर लगा। और अब अपने पुराने तरीकों को छोड़कर मू इस फाइट में दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और हर एक पंच के साथ उसके रिफ्लेक्सेस और तेज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मू अपनी एक्साइटमेंट को पूरी तरह से छुपा नहीं पा रहा है एंड अपनी स्माइल को दबाने के लिए वो एक अजीब फेस बना रहा है। पर उसकी एक्टिंग इतनी गंदी थी कि उसे देखकर क्वेल और ज्यादा भड़क गया। क्वेल को लग रहा है कि ये लूजर उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने गुस्से में फिर से मू पर अटैक किया। एंड क्वेल को यकीन नहीं हो रहा है कि मू अभी भी नौटंकी कर रहा है और वो उसके इस चेहरे को पंच मारकर तोड़ने के लिए बेताब है। और वहीं कोने में फंसे मू ने अचानक से क्वेल की आंखों में धूल फेंक दिया, लेकिन क्वेल ने उसे अपने एल्बो से ब्लॉक कर लिया। इस हरकत से क्वेल का शक पक्का हो गया कि ये लड़का बड़ा होकर कोई गुंडा या फिर क्रिमिनल ही बनेगा। और अपनी उसी अजीब फेस के साथ मू क्वेल को लड़ाई जारी रखने के लिए उकसा रहा है। क्वेल गुस्से में पागल होकर फिर से अटैक करता है, पर मू बड़े आसानी से नीचे झुककर साइड से निकल गया। क्वेल तुरंत उसके पीछे आया और उसके चिन पर निशाना लगाया। और ये देखकर मू अभी स्माइल कर रहा है, क्योंकि उसने क्वेल के लड़ने के तरीके को पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। और ऐसी लड़ाइयाँ उसके जमाने में भी हुआ करती थी। और धरती पर आकर दो लोगों से लड़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि पुराने जमाने की नकल फाइट्स में लोग डिफेंस पर ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि खुरदरी जमीन पर तेजी से घूमना काफी मुश्किल होता है। पर अब मॉडर्न फ्लोर स्मूथ है और अच्छे शूज हैं, इसलिए फाइटर्स बहुत ज्यादा अब अटैक पर फोकस करने लगे हैं। एंड क्वेल के मूव्स को ध्यान से देखते हुए मू उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका है और उसे लग रहा है कि वो इस फाइट के फ्लो को आराम से अपने हिसाब से मोड़ सकता है। और अब ज्यादातर वक्त मू बस क्वेल के अटैक को डॉज कर रहा है और उसका प्लान एकदम सिंपल है, स्मूथ जमीन का फायदा उठाकर और तेज मूव करो और जैसे ही कोई ओपनिंग मिले क्वेल के कमजोर पॉइंट पर वार करके उसे जमीन पर गिरा दो और जीत हासिल करो। जिसके बाद मू ने अपना पंच तैयार किया और क्वेल के चेहरे पर निशाना लगाया और तुरंत उसके होश उड़ गए जब उसके हाथ ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उसने स्ट्राइक के लिए अपनी एल्बो इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर कुछ गड़बड़ हो गई। मू हंसने लगा और क्वेल पर ताने मारने लगा। उसका निशाना चूक गया। गुस्से में पागल होकर क्वेल ने एक रॉड उठाया और सीधा मू के पैर पर दे मारा, जिससे मू दर्द से चिल्लाने लगा। और क्वेल ने उसे ठंडे दिमाग से कहा कि भले ही ये सब अभी तुम्हारे लिए खेल हो, पर फ्यूचर में तुम लोगों को परेशान करते वक्त भी ऐसे ही हंसोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ जो तुम्हारे चेहरे से ये हंसी मिटा देगी। और ये कहने के बाद जैसे क्वेल ने दोबारा रॉड उठाया, मू को एहसास हुआ कि वो ये फाइट हार चुका है। एक ऐसी चीज जो पिछले 4000 सालों में उसके साथ कभी नहीं हुई। उसने क्वेल के अगले वार के लिए खुद को तैयार किया, पर इससे पहले कि रॉड उसे लगती, कोई चीज आकर क्वेल से टकरा गई और किसी के देख लेने के डर से क्वेल तुरंत वहाँ से भाग गया। और वो शख्स जो क्वेल से टकराया उसने मू को मास्टर कह के पुकारा, और जब मू पीछे मुड़ा तो ये कोई और नहीं बल्कि अपने छोटे रूप में योंग ही है। असल में थोड़ी देर पहले डिवाइन रेल्म में क्या हुआ था अब वो सामने आता है। लूसीफर ने मू की असली बॉडी को एक सील्ड डायमेंशन में बुरी तरह से ट्रैप कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि मू अब चाह कर भी अपनी बॉडी में वापस नहीं लौट सकता। उसकी सोल किसी भी कीमत पर उस डायमेंशन में एंटर नहीं कर सकती थी। और अब लूसीफर को अपना प्लान पूरा करने के लिए बस अर्थ के बैरियर को तोड़ना था। वो योंग की तरफ मुड़ता है और उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें अर्थ की गद्दी दे दूंगा। और वफादार ड्रैगन बिल्कुल चुप रहा, जिससे चिढ़कर लूसीफर ने उससे जवाब मांगा। और योंग ने शांत होकर पूछा कि क्या इस बैरियर को सच में किसी भी अटैक से नहीं तोड़ा जा सकता, जिसका लूसीफर ने घमंड में जवाब दिया कि कोई भी अटैक से नहीं तोड़ सकता। और ये कहने के बाद लूसीफर ने उससे ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहा। और इससे पहले कि लूसीफर अपनी बात पूरी करता, ड्रैगन ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि ये
सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और अगले ही पल योंग एक भयंकर एक्सप्लोजन स्पेल क्रिएट करता है और एक जोरदार धमाका हुआ एंड योंग का एक छोटा सा रूप उस टावर से बाहर निकलकर भाग गया और उसने अपनी बची कुची सारी ताकत एक इस मूव में लगा दी थी और अब उसे जल्द से जल्द अर्थ पर जाकर अपने मास्टर को सब बताना होगा। लेकिन वहीं गुस्से में लूसीफर उसका पीछा कर रहा है और उसने कसम खाया कि मैं इस ड्रैगन और मू दोनों को खत्म कर दूंगा। और इससे पहले कि लूसीफर उसे पकड़ पाता, योंग ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लिया और सीधा आकर क्वेल से टकरा गया जो मुंह पर अटैक करने ही वाला था। और छोटे ड्रैगन ने जल्दी जल्दी अपने मास्टर को हर एक बात बताया और इस सब के लिए माफी भी मांगा एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मुंह एक पल के लिए खामोश हो गया, पर फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक भयंकर गुस्सा दिखा और उसने जोर से चिल्लाकर कई गालियां दी। पर अगले ही पल उसका ये गुस्सा एक अलग ही एक्साइटमेंट में बदल गया क्योंकि अब उसका सामना सीधा लूसीफर से होने वाला है। वही लूसीफर जो हमेशा उससे लड़ने से बचता रहता था, जिसके बाद वो एक नए डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हुआ और सोच रहा है कि जल्द से जल्द अपनी नई बॉडी को डीमन किंग से लड़ने के लिए तैयार करना होगा। पर तभी पिछली फाइट की वजह से उसके रिस्ट में एक तेज दर्द हुआ और उसे समझ आ गया कि वो कुछ वक्त तक अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद योंग की तरफ मुड़ा और उसने पूछा कि क्या तुम मैजिक ऑर्ब लाए हो, और योंग ने हाँ में सर हिलाया। जिसके बाद छोटे ड्रैगन ने अपने मुंह से एक ड्रैगन ब्लड स्टोन निकाला जिसमें एक बार यूज होने वाला हीलिंग स्पेल भरा हुआ है। अफसोस जताते हुए ड्रैगन ने माना कि अगर मुझे हालात पहले से पता होता तो मैं ऐसे और स्टोन्स लेकर आता। और वहीं मुंह ने इस पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसे दिलासा दिया कि ये एक ही काफी है। और जैसे ही वो हीलिंग एनर्जी मुंह के बॉडी के अंदर बहने लगी, उसके सारे इंजरीज ठीक होने लगी। पर उसके होश तब उड़ गए जब उसे ये इफेक्ट थोड़ा अजीब लगने लगा और उसकी मसल्स पहले से काफी ज्यादा सेंसिटिव हो रही हैं। वो तुरंत समझ गया कि ये स्टोन सिर्फ जख्म ठीक नहीं करता बल्कि इसमें एक बॉडी इनहेंसमेंट स्पेल भी है जो शरीर को मजबूत बना देगी। और ये सुनकर योंग ने थोड़े चौड़ में जवाब दिया कि आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इसमें अपना खुद का मैजिक स्पेल भी मिलाया है। एंड मू ने नोटिस किया कि उसने इस स्टोन की ताकत का बहुत छोटा सा हिस्सा अभी यूज किया है क्योंकि उसका ये इंसानी शरीर ज्यादा माना झेल नहीं सकता। इसका मतलब ये पत्थर अभी एक बार और यूज किया जा सकता है। जिसके बाद उसने इस स्टोन को अपने पेट की तरफ फेंका और इसे खुद पर यूज करने के लिए कहा, पर उसके वफादार साथी ने ये करने से साफ मना कर दिया और जिद किया कि इस स्टोन को आप अपने लिए बचा कर रखो। और वहीं दूसरी तरफ क्लास प्रेसिडेंट अपने खुद के एक छोटे से पेट डॉली के साथ खेलने में बिजी है। वो विश करती है कि काश डॉली बोल सकती ताकि ये दोनों साथ में खेल पाते हैं। एंड उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद वो उसे उसके छोटे से घर में छोड़कर स्कूल के लिए निकल गई। और वहीं स्कूल में सीन शिफ्ट होता है एंड क्लास का एक बुली अभी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और वो सोच रहा है कि मुझे गुंडागर्दी करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये काम मुझे कभी भी सूट नहीं करता है और इस बार मुझे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वहीं मुंह का प्लान तो कुछ और ही था। वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर आया उसने सीधा इस बुली को लड़ने का चैलेंज दे दिया। और ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि चलो आखिरकार तुम स्कूल आ ही गए। जिसका मुंह ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझसे स्कूल आकर लड़ने के लिए पार्टनर ढूंढने को कहा था। जिसका क्लास प्रेसिडेंट ने थोड़ी नर्वस होकर गुड लक विश किया, पर अंदर ही अंदर वो प्रे कर रही है कि ये कोई नई गड़बड़ी न कर दे। और इसी बीच ट्वेल्थ क्लास के कुछ बच्चों को सेकेंड ईयर न्यूट्रलाइजर के बारे में बातें करते हुए सुनता है और एक लड़की बताती है कि लीहो नाम का एक लड़का जिसे सब हमेशा परेशान करते थे, उसने एक दिन पलटकर अपने बुली का ही बुरा हाल कर दिया और उसका कान तक काट लिया। उस दिन के बाद से सब उसे न्यूट्रलाइजर कहते हैं। और ये सुनकर क्वेल को तुरंत बॉक्सिंग क्लब के अपने उस जूनियर की याद आती है जिसका नाम है ग्वेक। और ये चीज याद आते ही वो थोड़े गुस्से में है क्योंकि उसे समझ आ गया कि ग्वेक ने झूठ बोला था और अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने गलत इंसान पर हाथ उठाया। और वो खुद को ये सोचकर तसल्ली दे रहा है कि मैंने उसे सिर्फ एक ही पंच तो मारा था। और वहीं दूसरी तरफ मुंह थोड़ा दुखी है क्योंकि क्लास में उसे कोई ढंग का ओपोनेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि वो जाकर अपनी ट्रेनिंग करेगा। और तभी अचानक उसकी नजर क्वेल पर पड़ती है और वो उसे तुरंत पहचान गया कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं कल लड़ा था। और जैसे ही क्वेल की नजरें मुंह से मिली वो बिना एक सेकंड गवाए क्लासरूम से भाग निकला। और ये देखकर मुंह एकदम एक्साइटेड होकर उसके पीछे दौड़ने लगा, जबकि क्वेल पैनिक में भागते हुए सोच रहा है कि मुंह ने उसे पहचाना कैसे, क्योंकि फाइट के वक्त तो उसने अच्छे से अपना चेहरे को छुपाया था और उसे इस बात का डर है कि कहीं मुंह उसकी पुलिस में कंप्लेन न कर दे, इसलिए वो जल्द से जल्द मुंह से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जिसके लिए क्वेल एक गली के अंदर मुड़ गया और जब मुंह ने इस गली के अंदर देखा उसे क्वेल का यहाँ नामो निशान तक नहीं मिला। और जिस फाइट के लिए वो तरस रहा था उसे इस तरह हाथ से जाते हुए देखकर मुंह ने एक लंबी सांस ली और अब अगले चैलेंज के लिए उसके अंदर फिर से खुजली हो रही है। और तभी योंग मुंह के शर्ट के कॉलर से अपना छोटा सा मुंह बाहर निकालता है और क्वेल के बारे में पूछता है, वही इंसान जिससे एक स्ट्रॉन्ग मेल सेंट आ रही है। और वो नीचे जमीन पर आया और उसने ऑफर किया कि मैं क्वेल के सेंट को ट्रैक कर सकता हूँ ताकि मास्टर आप उसके पीछे जा सके। पर इससे पहले कि वो हवा में उड़ पाता उसका चेहरा सीधे जाकर किसी के जूते से टकराया
देखा ये और कोई और नहीं बल्कि क्लास प्रेसिडेंट थी, जिसने अपने जूते से चिपके हुए इस छोटे से ड्रैगन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और जो उसने देखा उस चीज पर यकीन न होने की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका है। योंगोंग गुस्से में चिल्लाता है और उसे हटने को कहता है ताकि वो अपना काम जारी रख सके, पर वो लड़की एकदम शौक में वहीं जमी है। उस छोटे से बोलने वाले जीव को देखकर वो पूरी तरह से उसके लिए पागल हो चुकी है और बिना सोचे समझे उसने ड्रैगन को अपने हाथों में उठा लिया, जो चीज योंगोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए उसने गुस्से में पूछा कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और हालांकि योंगयोंग अभी काफी गुस्से में है, बट उसे रियलाइज हो रहा है कि वो अभी मैजिक यूज नहीं कर सकता, नहीं तो वो इस सिचुएशन से आराम से निकल जाता। और वहीं दूसरी तरफ क्लास प्रेसिडेंट ड्रैगन के प्यार में पागल हो चुकी है। वो उसे ऐसे घूर रही है जैसे वो दुनिया का सबसे प्यारा बोलने वाली छिपकली हो, जो पक्का उसे अपने पेट से ज्यादा अच्छा लग रहा है।